मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर ज़मान ख़ान TZ के टीवी पर आज एक नई बातचीत के साथ, नए मेहमान के साथ, इनके साथ पहले भी आपकी गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, मोहतरमा नूर ज़हीर हमारे साथ हैं, जो कि एक इंग्लिश, उर्दू और हिंदी की राइटर भी हैं, और इनका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से और एक औरतों की जो एक हमारी सोसाइटीज़ के अंदर मज़हब के हवाले से और एक ओवरऑल सोसाइटी के अंदर जो एक डिस्क्रिमिनेटेड सिचुएशन पाई जाती है, उसके ऊपर हम एक डिटेल में बात करेंगे। हमारी आज की बातचीत का जो असल मुहर्रक है, वो तो जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने औरत के जो रेप के हवाले से मुहर्रकात अपने बयान में, जो कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी बहस का एक मौजू बने, वो कि औरत जो है वो एक कम लिबास की वजह से मर्द को जो वोट नहीं होता और उसके अंदर एक जिनसी एक इश्ताल पैदा करती है और इसीलिए रेप ज़्यादा होते हैं। तो ये एक अपने तौर पे मैं समझता हूँ बड़ा एक शर्मनाक बयान था, जिसका यकीनन बहुत सारे लोगों ने जो इसका दिफा भी कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो क्योंकि एक वज़ीर आज़म का बयान जो होता है, उसके बयान और हमारे बयान में बड़ा फ़र्क है। क्योंकि वज़ीर आज़म की जो कोई भी मुल्क का वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट या कोई हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, उसकी एक ख़ास फॉलोइंग होती है। लोग उसकी बात को मनो-ऐन उसी तरह से ले रहे होते हैं, क्योंकि लोगों का अपने तौर पे किसी चीज़ के ऊपर इल्म और रिसर्च के हवाले से बहुत कम उनके पास मौक़े होते हैं। और लोगों की जो अमूमन अप्रोच होती है, वो एक रवा-रवी की, एक चल-चलाओ की जो एक राइज सोच होती है, उसी तरह की उनकी सोच होती है। उनके अंदर एक एनालिटिकल और एक सवाल बना के उनके अंदर एक इस तरह की बहस के जवाब नहीं आते, बल्कि उसी तरह से चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसके अंदर आज हमने मोहतरमा नूर ज़हीर को, जो कि सज्जाद ज़हीर साहिब की साहिबजादी भी हैं, लेकिन इनके अपने काम भी बहुत हैं। इन्होंने अपने तौर पे जो बहुत सारी तहरीरें हैं, जिनके अंदर है कि माई गॉड इज़ अ वुमन, और दूसरी इनकी जो तहरीर है वो है डिनाइड बाय अल्लाह। इसके अलावा इनकी इनका बहुत सारा काम है, अमली तौर पर भी और इल्मी तौर पर भी। तो इससे हम आज हम उनके साथ बातचीत करेंगे, जो कि हमारी बातचीत सारी की सारी एक गुफ्तगू की शक्ल में होगी, ताकि हम इस सारे इशू को जो है वो सही तौर पे अंडरस्टैंड करें कि ये इशू असल में है क्या। हमारे मर्दों के अंदर इमरान खान जैसा वज़ीर आज़म, जो कि बज़ाहिर अपनी ज़िंदगी, लोगों का तो ख्याल था कि इसका एक लिबरल और एक बहुत आज़ाद ख्याल पर जो एक इसका बैकग्राउंड है, उस वाले से ये अब अगर सियासी हुआ है, तो शायद पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतर एक रोशन ख्याल टाइप एक सोसाइटी का जो एक वहाँ पे एक इमेज उसके अंदर दिमाग में होगा, वो लेके आएंगे। लेकिन उन्होंने जिस किस्म का एक कंजर्वेटिव ख्याल सोसाइटी को देना शुरू किया है, उससे एक तशवीश लाक हो गई है कि पाकिस्तान एक खासी एक कंजर्वेटिव सोसाइटी की तरफ जा रहा है। और मोहतरमा नूर ज़हीर का जो इंडिया की सोसाइटी के हवाले से एक्सपीरियंस है, हम उस पे भी बहुत सारी बातचीत रखेंगे, ताकि हम पूरे सब कॉन्टिनेंट का एक ओवरऑल जो औरत के हवाले से एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और औरत का एक जो कमतर एक स्टेटस है और जो मर्द का दिया हुआ है, उसके असबाब क्या हैं और इसके वाक़यात, इसके बहुत सारे जो तहरीरें मोहतरमा नूर ज़हीर की भी हैं, और इसके अलावा इस पे दुनिया के अंदर बहुत सारा काम भी हुआ है, लेकिन हमारी सोसाइटी के ऊपर इसके असरात जो हैं बहुत कम दिखाई देते हैं, और लोग जब इन मामलात पर आते हैं तो उनका कंजर्वेटिविज्म जो है वो उनके ऊपर हावी हो जाता है। तो हम इसके ऊपर आज बातचीत करेंगे। तो मोहतरमा नूर ज़हीर साहिबा, वेलकम टू द शो। आपका आने का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। तो हमारी शुक्रिया मुझे खुशकिस्मती है कि बुलाने आपके के लिए। पास कि आपने हमें इतना टाइम दिया। तो ये आप ज़रा फरमाइए कि ये जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का आपने बयान भी सुना होगा, तो ये सारे असबाब इसके क्या हैं? क्या हम आपकी तहरीरों से, ख़ास तौर पे मैंने कुछ इंट्रोडक्शन उनका देखा, तो आपकी जो बातें हैं वो ख़ासी तल्ख़ हैं, लेकिन वो हक़ाइक़ हैं कि उनको अगर बयान किया जाए, उनके ऊपर अगर गौर किया जाए, तो हमारे जो कंजर्वेटिव लोग हैं, वो तो फ़ौरी तौर पे फतवे उठा के आ जाते हैं। वो तो फ़ौरी तौर पे हमारे खिलाफ एक महाज़ जंग हमारे सामने आ जाता है। लेकिन हक़ाइक़ यही हैं, हक़ाइक़ इसी तरह से हैं। जैसे आपने अपने उसमें कहा है कि जी एक मर्द के पास एक हथियार होता है कि जी वो 3 दफ़ा तलाक कहा तो औरत का स्टेटस जो है वो बिखर के रह जाता है। या इस तरह के बहुत सारे
चीजें, मुता का इशू है, या इसी तरह से औरत को एक पिक करना, औरत की सिलेक्शन, औरत का सोसाइटी के अंदर जो मुकाम है, इस वाले से जरा फरमाइए, ये सारा हमारे वजीर आजम का बयान किस तरफ लेके जा रहा है पाकिस्तान का, और ये इंडिया के अंदर जो इसकी इंडिया के अंदर भी रेट बहुत हाई है, वहाँ भी 1 लाख की आबादी में से तकरीबन 22,000 लोगों की रिपोर्ट हो रही है वहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो वहाँ पे जो कि देखने में आ रहा है कि वहाँ पे हरासमेंट और रेप के केसेस इस लेवल पे हो रहे हैं। तो ये एक जो आबादी के अंदर इतना ज्यादा रेट है, इसके आप थोड़ा सा इसका पस मंजर और इसके ऊपर जरा आप फरमाइए, क्या आप इसको बयान करेंगे? जी, देखिए पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब का जो बयान है, वो कोई नई बात नहीं है। ये मुद्दतों से चला आ रहा है कि आप विक्टिम को ही जो है वो इल्ज़ाम दे दें और उसी को सर धर दें। तो ज़ाहिर है कि जो तशद्दुद कर रहा है, जो वायलेंस जिसने की है, किसी भी तरह की, तो उसके ऊपर से इल्ज़ाम कम हो जाता है, हट जाता है और उसकी ज़िम्मेदारी नहीं रह जाती कि उसको कुछ बदलने की ज़रूरत है या सोचने की भी ज़रूरत है कि चीज़ें बदलनी चाहिए, क्योंकि ज़िम्मेदार तो वो हो गया जिसके साथ हुआ है। तो ये इस चीज़ को एक तरह से इमरान खान साहब जो हैं वो बढ़ा रहे हैं कि भई लिबास ऐसा पहनती हैं, पर्दा नशीन नहीं है। तो ये एक तरह से ख़वातीन को, औरतों को लिमिट कर देने की कोशिश है कि वो बुर्क़े में क़ैद होती हैं तो तब महफ़ूज़ होती हैं, घर में क़ैद होती हैं तो महफ़ूज़ होती हैं, बाहर अगर निकल रही हैं तो उनके ऊपर खतरा है, गलत वक़्त में निकल रही हैं, रात में क्यों निकली, ऐसे वक़्त में क्यों निकली जब सड़क पे सन्नाटा था। तो ये ज़िम्मेदारी आपने औरत के सर मढ़ दी कि वो अगर ऐसा ना करती, तो उसके साथ ऐसा हादसा नहीं होता। अपने आप में ये आपने बहुत सही बात कही कि जब किसी मुल्क के बड़े लीडर की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या प्रेज़िडेंट की तरफ से इस तरह का बयान आता है, तो ज़ाहिर है कि उसको एक मास फॉलोइंग भी मिलती है और ज़्यादातर अवाम जो है वो एक भेड़ चाल में चलते हैं और उसी को ही सही मान लिया जाता है और उसी को ही आगे बढ़ाया जाता है कि देखा हम तो पहले ही ये बात मानते थे और जानते थे कि औरत ही ज़िम्मेदार है इसके लिए। तो एक तरह से वो ये बयान सिर्फ़ उनका नहीं रह जाता। ये सारे लोग इसको तस्लीम कर लेते हैं, सही मान लेते हैं और फिर जो है औरत के लिए खतरा या जो भी विक्टिम है उसके लिए खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़ जो होती है वो ये कि अवाम के दिल से कुछ बदलने की ख़्वाहिश ख़त्म हो जाती है। कि ये गलत हुआ है, इसमें कुछ तब्दीली होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ख़त्म हो जाता है। जब ये ख़त्म हो जाता है तो अवाम की तरफ से जो एक डिमांड उठनी चाहिए, एक बात उठनी चाहिए कि भई हमें कानून बदलने की ज़रूरत है। हमें कानून सख्त करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के हादसे कम हो, लेकिन ना हो। लेकिन ये जो नूरज़ीर साहबा, ये जो उन्होंने कहा था जी, कि मुख्तसर औरत का जो मुख्तसर लिबास है, वो असल में इस बात का सबब है कि इंसान जो मर्द जी, है, वो एक रोबोट नहीं है, उसके उसके ऊपर उसका अपने ऊपर ज़ब्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, लेकिन जी। पाकिस्तान के अंदर तो मुख्तसर लिबास वाली कोई रवायत नहीं है। जी, कोई रवायत भी नहीं है और हम इंडिया में भी देखें तो भी मतलब साड़ी या शलवार कमीज़ जिस तरह की लड़कियाँ और ख़वातीन जो लिबास पहनती हैं, वो कम लिबास नहीं है, वो पूरे जिस्म को ढके हुए है और ज़्यादातर औरतें जो हैं वो दुपट्टा भी लेती हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि चीज़ें जो बदलने की ज़रूरत है, जो कानून बदलने की ज़रूरत है, वो ख़्वाहिश ख़त्म हो जाती है और औरतों को और कैद करने की। कि अच्छा ठीक है, साड़ी भी नहीं, अब तुम्हें ऊपर से नकाब भी लेना है, नकाब भी नहीं, तुम्हें घर में कैद रहना है। तो वो कैद की बंदिशें जो हैं, वो बढ़ती जाती हैं और उनकी कोई हद तो है नहीं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका नतीजा ये होगा कि स्कूलों से, कॉलेजेस से लड़कियाँ हटाई जाएँगी, उनकी पढ़ाई रोकी जाएगी और बहुत सारी और दूसरी चीज़ें होंगी। ये बयान अपने आप में ज़्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये अलग-अलग तरह से समाज में बबल्स पैदा कर रहा है। तो जो अमीर लोग हैं जिनको निकलने की घर से उतनी ज़रूरत नहीं है, वो अपने लिए एक सेफ बबल बना लेंगे घर के अंदर और वही पहनेंगे जो वो पहनना चाहते हैं, उसी तरह से मिले-जुलेंगे जिस तरह से वो मिलना-जुलना चाहते हैं। जो ख़वातीन जिनको ज़रूरत की है या अपनी ख़्वाहिश के तहत
बाहर निकलना पड़ रहा है पढ़ने के लिए, इसका नौकरियां इसका करने इसका के एक लिए मर्द खाते पड़ की जाएंगे। इसका एक मर्द की सोसाइटी के अंदर एक ताकत के इजहार के एक जाहिर है कि अगर एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है वहां बिल्कुल, पे। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये ताकत पेट्रियार्की में जो पिछले कुछ मेरे ख़्याल से 50-60 सालों में कुछ जो तब्दीली आई है और पेट्रियार्की का ज़ोर कम हुआ है, उस ज़ोर को फिर से बढ़ाने की और एक तरह से ताकत मर्द की दिखाने की, कि वो तशद्दुद कर सकता है, वो ज़्यादा पावरफुल है। ये करने का एक ज़रिया जो है, वो ये भी बहुत बड़ा ज़रिया है कि इस तरह से रेप केसेस हों। और रेप केसेस आप देखेंगे हमेशा उन्हीं पे होते हैं जो लड़कियां किसी वजह से ऐसी जगह पे होती हैं जहां पर समाज उनको कह रहा है कि उन्हें नहीं होना चाहिए। तो ये तशद्दुद जो है, ये वायलेंस जो है, ये ताकत अपनी मर्द के दिखाने की अंदरूनी ख्वाहिश है और समाज तो मर्दों बिल्कुल का ही कोई है, ताल्लुक ये नहीं है तो इस चीज़ मर्दों से का ही कि समाज कह मर्द रहा है ऐसा। कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो एक अलग बात है। या समाज तो ये हाँ, मर्दों मर्दों का का ही ही है। समाज, पैट्रियार्कल समाज जो है, मर्दों का समाज जो है, वही ये कह रहा है कि मर्दों को या, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। अगर ये बात सही भी मान ली जाए, तो जहाँ पर्दे में और नकाब पहने हुए औरतें रहती हैं, वहाँ क्यों इस तरह के केसेस होते हैं? मदरसों में क्यों इस तरह के केसेस होते हैं? ये ऐसी खबरें आती हैं कि जो तीर्थ करने के लिए औरतें गई हुई थी, वहाँ पर जो मर्द आते हैं, उनके साथ ही करते हैं। हज से बराबर इस तरह की रिपोर्ट्स आती है कि वहाँ पर भी उनके साथ मर्दों ने बदतमीजी करने की कोशिश की। कहा जाता है कि गंगा नहाने जाओ तो सारे पाप धुल जाएँगे, लेकिन गंगा किनारे जो बड़े-बड़े घाट है, बनारस है, हरिद्वार है, वहाँ पर से सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं। तो यानी कम लिबास या ज़्यादा लिबास का इससे ताल्लुक नहीं है। हम्म, हम्म। आपने आपने जो एक लिखा है कि जब हम मर्द के समाज की बात कर रहे हैं, आपने लिखा है कि माई गॉड इज अ वुमन। इसका क्या मतलब है? जी। ये थोड़ा सा बात कीजिए। देखिए जिस वक़्त मोनोथीज़्म की शुरुआत हुई है एब्राहम से जो जिसको हम लोग गिनते हैं, वहाँ से खुदा जो है वो मर्द हो गया है। खुदा आता है, खुदा कहता है, खुदा सुनता है। जबकि आप अगर एंशिएंट और ट्रेडिशनल समाज में देखें तो खुदा जो बनाने वाला है उसका ताल्लुक फर्टिलिटी से है और वो हमेशा औरत है। तो चाहे वो आइबिस हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो रा हो, अ, अलग-अलग समाजों में हम अगर देखें अलग-अलग सिविलाइजेशंस में तो वो औरत है। ये तब्दीली जो आई है इस चीज़ ने इस मर्द को ज़्यादा ताकत दी है। ये आप हिंदू मिथोलॉजी की स्पेशली बात कर रही हैं या बाकी नहीं, मज़ाहिब हिंदू के साथ? माइथोलॉजी मैंने ग्रीक माइथोलॉजी की बात की जहाँ रा और हेरा है, जहाँ इजिप्शियन ट्रेडिशनल जो माइथोलॉजी है वहाँ आइबिस है, तो वो ये सब फर्टिलिटी की देवियाँ हैं। शक्ति हिंदुओं में हिंदुस्तान में है जो मानी जाती है। तो जितने हम एंशिएंट ट्रेडिशंस देखते हैं, वहाँ पर ताकत जो है वो औरत को ज़्यादा दी गई है और औरतें ये माना जाता है कि उनके पास ज़्यादा बनाने की क्योंकि उनसे वंश चलता है, इसलिए ये माना जाता है कि उनके पास ज़्यादा ताकत है। जब पैट्रियार्की का ये होता है तो मर्द के पास ज़्यादा ताकत आ जाती है और मर्द को बार-बार उस ताकत को मैनिफेस्ट करना पड़ता है, दिखाते रहना पड़ता है। और ये जो चीज़ें हैं कि पर्दे में रहो, घर से बाहर मत निकलो, नौकरियाँ मत करो, पढ़ो मत ज़्यादा और फिर अगर इन सब को ना माना जाए किसी भी वजह से, तो फिर रेप वगैरह होना, ये उस ताकत का इज़हार है। सही कहा आपने। तो लेकिन ये सारा एक मर्द बालादस्त सोसाइटी के अंदर इसके तस्वुरात हैं, गॉड का तस्वर भी उसी के साथ अटैच है, जैसा कि आपने फरमाया कि आपकी तहरीर के अंदर भी ऐसा है। तो ये जो औरत का तारीखी तौर पे जो एक एस्टेब्लिश होना है कि औरत औरत का जो एक खुदा होना है, आपकी तहरीर के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि ताकि मैं इसके ऊपर एक बहस तो थोड़ी सी करनी चाहता हूँ लोगों से कि औरत जो एक खुदा भी हो सकती है या खुदा है और मर्द खुदा नहीं है, असल में औरत खुदा है। तो इस पे ठोस पॉइंट आपका क्या आता है कि औरत खुदा क्यों है? अ, क्योंकि ज़्यादा बनाने की और ज़्यादा तामीर कर पाने की,
सलाहियत मेरी नजर में औरत के पास है। ये बात अगर मैं एक ट्रेडिशनल मिसाल भी दूं, तो भी आपने ये मुहावरा सुना भी होगा कि औरत अगर भिखारन भी हो तो भी अपने बच्चों को पाल लेगी, और मर्द अगर बादशाह भी हो तो भी उसके लिए अपने बच्चों को अच्छी तरह से पालना नामुमकिन है। तो ये इस तरह की कहावतें हैं हमारे समाज में, लेकिन हम इनको ना एक दूसरे को बताते हैं, ना इस चीज का एक्सचेंज होता है, ना जैसा आपने कहा इस पर बहस होती है कि आया ये बात सही है या नहीं है। तो औरत किस तरह से अपने आप को, अगर उसके ऊपर इस तरह का तशद्दुद ना हो, वो किस तरह से अपने आप को और अपने चारों तरफ की चीज़ों को महफूज़ रख सकती है, इसको आपने अगर गौर किया हो, तो अभी रिफ्यूजी कैंप्स में जिस तरह से खाने का बँटवारा होता है, उसपे जो यूएनओ की रिपोर्ट आई है, उसमें भी है कि जो खाना या अनाज औरत को दिया जाता है, वो ज़्यादा अच्छा खानदान में बँटता है, फैमिली में बाँटा जाता है, बनिस्बत इसके कि अगर मर्द के हवाले कर दिया जाए फूड राशनिंग, तो उसका बँटवारा उतनी अच्छी तरह से नहीं होता। तो ये औरत की औरत की ये टेंडेंसी है कि उनको सँभाले रखे, उसमें देखे कि ऊँच-नीच ना हो, गड़बड़ियाँ ना हो, लड़ाइयाँ ना हो। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर जितनी जंगें हो रही हैं, उसका भी एक बार औरतों को ये दे दिया जाए कि भई तुम सँभालो, तुम पीस टॉक्स करो, तो मेरे ख़्याल से शायद ज़्यादा अमन आ जाएगा दुनिया में। हाँ, ये बात तो अब ये जो मज़हबी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ तो जी, औरतों के इस तरह के फ़ौजी रेजिमेंट्स बनाना या औरतों को पुलिस के अंदर रिक्रूट करना या बहुत सारे मामलात में उनका एक दाखिल किया जाना, ये वो समझते हैं कि एक गैर मज़हबी अमल है और ये एक मज़हब के जी, खिलाफ एक बात हो रही है। क्योंकि मज़हब को औरत के दबाने के हवाले से, औरत के एक मुकाम के हवाले से काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो जी, इस पे आपने जो रिसर्चेज़ की हैं, उसमें आपने इंडियन सोसाइटी के अंदर कहाँ तक देखा कि वहाँ पे धर्म को और इन चीज़ों को औरत के दबाने के लिए ख़ास तौर पे वहाँ पे जो दलित आबादी है, उनको उनके साथ जो वहाँ की जो दलित औरत है, हुँ, हुँ, वो इंतहाई गैर महफ़ूज़ है। वहाँ पे जी, कोई भी बड़ी ज़ात का मर्द जो है, वो औरत को किसी वक़्त भी उठा के ले बिल्कुल, ले जाता है और रेप हुँ, हो जाता है और वो रिपोर्ट भी जी, नहीं जी, होता। वो हुँ, रिपोर्ट भी नहीं तो ये एक सारी एक जो फ़ेथ के साथ अटैच है सारी चीज़ें। हुँ, ये मुख्तलिफ जगह पे इसके लेवल तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये जो हुँ। अटैचमेंट धर्म या फ़ेथ के साथ या मज़हब के साथ जो अटैचमेंट है, इसने भी एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। क्या ख़्याल है आपका? बिल्कुल, बिल्कुल। पेट्रियार्की को एक तरह से आम करना और मनवा लेने के पीछे मज़हब का बहुत बड़ा हाथ है, वो कोई सा भी मज़हब हो। क्योंकि तकरीबन सारे मज़हबों ने ये मान लिया है कि मर्द जो है, वो सुपीरियर है। तो इसलिए धर्म के ज़रिए भी वो मैनिफेस्ट होता है। जिस तरह से शक्ति को हिंदू धर्म में पीछे धकेला गया है, औरत की पावर को, देवी को जगह मर्द देता आज भी जो है, तो वो जिस तरह से उसको आगे लाया गया और ये दिखाया गया है कि भई सीता जैसी औरत को होना चाहिए, सब कुछ मान ले। मियाँ छोड़ भी दे, मियाँ अग्नि परीक्षा भी ले, मियाँ घर से भी निकाल दे, तो वो सब कुछ ठीक है, सब कुछ जायज़ है। और हिंदुस्तान में भी अगर आप देखें, तो जिस तरह का चाल-चलन मोदी का है, प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने जिस तरह से अपनी बीवी को छोड़ा हुआ है, तो वही जनता भी उसी को ही फ़ॉलो करेगी। यूपी में अभी इलेक्शंस हैं कुछ हफ्तों बाद, और आप देखेंगे कि जिस तरह से जो वही जो बात अभी हम लोग कर रहे थे कि तशद्दुद के तौर पे रेप का इस्तेमाल किया जाता है, उस तरह से डराने-धमकाने के लिए दलित बस्तियों में जो अपर कास्ट है वो उन लोगों को उनके गुंडे छोड़ दिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है तुम्हारा जो जी चाहे करो। यहाँ तक कि वो रेप करके जिंदा भी नहीं छोड़ते, वो मार भी देते हैं। हाँ, तो और कहीं सुनवाई नहीं होती, रिपोर्टिंग कहीं नहीं होती, कहीं छपता नहीं, और कोई अगर जर्नलिस्ट उसके बारे में लिख करके देखे तो फिर देखे कि जर्नलिस्ट का बेचारे का क्या हाल होता है। तो इसलिए ये जो रेप कल्चर है, ये कहा जा रहा है कि इसको हटाया नहीं जा सकता है, इसको रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो भई आपके पास कानून क्यों है? आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्यों, पहले जब आप पहला वरक़ पलटते, तो उसमें प्रिएम्बल में है इक्वालिटी की बात।
नहीं, लेकिन तो ये जो अगर हैवानियत, ये जो हम्म, हैवानियत है इंसान के अंदर, इसको कल्चर का हिस्सा कैसे कहा जा सकता है? ये तो हैवानियत है। इसके अंदर मर्द को अगर वो कोई भी बच्ची को भी देखता है, छोटी बच्चियों के साथ, जी हत्ता जी के जो कब्र में दफन हो चुकी है उसके साथ, हाँ बल्कि हाँ बल्कि आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर वो एक कराची के अंदर ना एक डॉल्फिन आ गई थी, तो उसके साथ ज्यादती होती रही है। अब ये जानवरों के साथ भी ऐसा सिलसिला है। तो ये इसका इसका ना तो लिबास के साथ कोई ताल्लुक है, ना कोई कल्चर के साथ ताल्लुक है। ये बिल्कुल सारी प्रैक्टिस जो है, ये तो बिल्कुल एक कोई ताल्लुक नहीं या, है, ये या, सिर्फ जी ये एक जी मर्द की नहीं, अपने या, लिए रास्ता निकालने के लिए कहा जाता है कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, या, और उसी या, के तहत फिर कहानियां बनाई जाती हैं कि हमारे देवी देवता भी ऐसा ही करते थे, या, ताकि ये बात मानी जा सके कि हाँ ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, और इस चीज से इनकार किया जा सके कि कोई कानून बने। क्यों नहीं सख्त कानून बनते हैं? क्यों नहीं हिंदुस्तान में आज तक, जो कि दावा करता है कि हम इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, क्यों औरतों को इस चीज से, इस बला से प्रोटेक्ट करने के लिए जो मर्द एक तरह से फैलाते हैं जिसमें औरत का कोई हाथ नहीं होता, तो उसको चेक करने के लिए क्यों कानून सख्त नहीं किए गए हैं? इसीलिए नहीं किए गए हैं, ताकि मर्द अपना जो है वो डोमिनेंस बरकरार रख सके। ये जो मर्द को 3 दफा तलाक 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 कह के, और जो तलाक का हक है, जी इसके ऊपर भी आपने थोड़ी तहकीक और लिखा भी है आपने। ये जी ये भी एक उस बालादस्ती का ही एक सबब है। इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी हम्म डाली, क्योंकि आपने इसके साथ कुछ वाकयात भी वहां पे तहरीर किए हैं। जी हाँ, मैंने ये किताब जो है डिनाइड बाय अल्लाह, ये पूरी इंटरव्यू बेस्ड और केस हिस्ट्री बेस्ड है, और इसमें मैंने इसीलिए जोड़ी है वो कहानियां लोगों की उनसे इजाजत लेकर के जिनके साथ इस तरह के वाकये हुए। और ट्रिपल तलाक के बारे में हम लोगों ने, कई खवातीन ने मिल करके आवाज उठाई थी अलग अलग इस पे। मेरा एक तरीका ये था कि मैंने ये किताब लिखी, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस किताब का असर इतना हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में इंडिया के केस दायर हुआ, और फिर उसकी सुनवाई हुई, और फिर उसके बाद हम लोग सब सीढ़ियों पे इंतजार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के कब फैसला आए, बाहर से। तो फिर फैसला आया कि ये गलत है। लेकिन मैं इसके साथ कानून बन जाने के बावजूद कि ये इलीगल है इस तरह से देना, तलाक देना, मैं इसके साथ-साथ ये भी कहना चाहूँगी कि सेंसिटाइज़ेशन का काम नहीं हो रहा, अवेयरनेस का काम नहीं हो रहा। तो अगर वो नहीं होगा, तो पूरी तरह से तब्दीली आना नामुमकिन है। कानून बनना एक चीज़ है, एक तरफ होता है, और उसके साथ-साथ ये है कि हमें अगर समाज को बदलना है, वही जहाँ से बात शुरू हुई थी कि अवाम भी वही करने लगता है जो सद्र कर रहा हो, प्राइम मिनिस्टर कर रहा हो, तो अवाम को बदलने की जो ज़रूरत है अवेयरनेस के ज़रिए, वो तब्दीली नहीं होती, उसकी कोशिश नहीं होती। तो वो नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में, उसका जिसकी उसका वजह से उसका रीजन तो ये भी है। ये तो पाकिस्तान पूरे सब कॉन्टिनेंट का एक तरह से अलमिया है कि यहाँ पे जो मजहब के हवाले से जो कदगन मौजूद है, जाहिर है कि उस हवाले से लोग आगे इनिशिएटिव लेने से डरते हैं, इसके ऊपर बहस करने से डरते हैं, जी, फतवा लेने से जी, जी। डरते हैं, अपनी जान की अमान पा रहे होते हैं। तो ये तो एक सोसाइटी में मजहब के हवाले से एक 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 तरह की शर्त मौजूद है कि इस तरीके से 3 दफा तलाक कहा तो हो गई। तो इसके लिए तो फिर मज़हब के ऊपर ही बहस की ज़रूरत है। क्या ख़्याल है आपका? मज़हब पर बिल्कुल बहस की ज़रूरत है, और मज़हब को जहाँ-जहाँ गलत भी साबित हो, वहाँ पर तब्दीली करने की ज़रूरत है। इसीलिए मेरा बार-बार ये कहना है कि मज़हब को कानून के साथ ना जोड़ा जाए। सबसे बड़ी कमी मुझे जो लगती है, वो इस वक़्त हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी, वो ये है कि हमारे पास मज़हब की किताब और कानून की किताब एक ही है। तो उसकी वजह से ये है कि समाज जो हमेशा ही फ्लक्स में रहता है, हमेशा ही बदलता रहता है और बदलने की उसमें गुंजाइश रहती है, वो तब्दीली मज़हब में नहीं आ सकती। मज़हब एक जगह पे टिका हुआ रहता है। कानून बदला जा सकता है, और कानून का बदलते रहना ज़रूरी है। कानून अगर नहीं बदलेगा तो तब्दीली होगी ही नहीं। कानून इसलिए बदलता है, मान लीजिए कि खून ज़्यादा बढ़ जाए या चोरियाँ ज़्यादा बढ़ जाए। एक वक़्त हमारे यहाँ बताया जाता है कि अकबर ने ये किया था कि हाईवे रॉबरी रोकने के लिए उसने ये कहा था कि जिस वक़्त भी रॉबर्स पकड़े जाएँ, उस वक़्त उनको फांसी दी जाए। तो हाईवे रॉबरी रुकी उसकी वजह से। हुँ, उसकी वजह से पेशावर से लेकर के जो
कलकत्ते तक ग्रैंड ट्रंक रोड जो बाद में जिसको अंग्रेजों ने नाम दिया, उस पे ट्रेड हो सका। तो ये तब्दीलियां समाज में हमें करते रहने की जरूरत है कानून के जरिए। कानून को अगर हम रोक देंगे कि ये तो साहब हमारे मजहब में आ गया कि ट्रिपल तलाक होगा, तो फिर इसलिए ये तो हमेशा चलता रहेगा। तो उसको बदलने के लिए जरूर बिल्कुल मैं मानती हूँ कि मजहब पे बात होनी जरूरी है कि मजहब की हद कहाँ तक है और कहाँ से कानून शुरू हो जाता है, और कानून जो है वो आज के हिसाब से बदला जाएगा। आपने जो मुता वगैरह का जिक्र किया है कि मुता भी इसी तरह से एक मर्द ने अपनी अय्याशी के लिए बना रखा है, क्या ख्याल है इसका? जी जी, बिल्कुल अपनी अय्याशी के लिए बना रखा है। और आप अगर हिंदुस्तान का डेटा उठा करके देखें, खास करके यूपी और हैदराबाद में, जहाँ हैदराबाद दक्कन में जहाँ इसको ज्यादा ये किया जाता है, जहाँ ज्यादा मुता की ईरान के अंदर भी इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, इराक के ईरान के अंदर, ईरान के जी, तो अंदर। हिंदुस्तान में जो 2 शिया कॉन्सेंट्रेशंस हैं, यूपी और हैदराबाद दक्कन, वहां पर ये बहुत ज्यादा बढ़ा है पिछले 50 एक सालों में, क्योंकि वहां के मर्दों के पास अचानक गल्फ वगैरह जाकर के पैसा आया है, और पैसे आने में वो जिम्मेदारी शादी की बच्चों की उठाना नहीं चाहते, तो इसलिए वो आते हैं 2-3 साल में एक बार। यहाँ उनके लिए इंतजाम रहता है, मौलवी तैयार रहते हैं, नौजवान लड़कियों की फहरिस्त रहती है उनके पास, उसमें से एक के साथ उनका मुता हो जाता है, 2 महीने 2.5 महीने वो छुट्टी मनाते हैं और फिर चले जाते हैं। ना उनको तलाक देने की जरूरत पड़ती है, ना उनको मेहर देने की जरूरत पड़ती है, ना बच्चे कुछ होते हैं तो वो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो इसलिए ये मर्दों की यहाँ बिल्कुल इसके अंदर अय्याशी है, एक तरह से लीगल प्रोस्टिट्यूशन कहा जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपने आपने एक स्ट्रेंजर के साथ शादी होने को भी एक मर्द, एक जो कि अननोन होता है एक औरत के लिए, आपने उसको भी कहा है कि ये भी एक प्रोस्टिट्यूशन है, एक तरह से एक रंग की प्रोस्टिट्यूशन है, जहाँ एक दूसरे को जानते भी नहीं है और उनकी शादी हो जाती है और वो पहली रात ही एक जिनसी अमल के अंदर मुब्तला हाँ, होते हैं। तो ये सारे का सारा जी। एक स्ट्रेंजर के साथ जब एक इस तरह का अमल होता है जहाँ पे आपकी जान पहचान नहीं होती, तो ये भी एक तरह का एक रंग की प्रोस्टिट्यूशन है। तो बिल्कुल है। आप जी हाँ। क्योंकि उसका लड़की का उसमें ज्यादातर हम देखते हैं कि लड़की का कोई हाँ या ना नहीं होता, लड़की से बल्कि पूछा भी नहीं जाता, खानदान बैठ करके तय कर देते हैं शादी, और शादी हो जाती है। और क्योंकि लड़का जो है उसके लिए ये लाजमी है कि वो पहली रात जरूर गुजारे, तो वो भी वो वक्त नहीं लगाता कि भाई मैं 15-20 दिन में, महीने भर में अपनी बीवी को ठीक से जान जाऊं, उसके साथ में जिस्मानी रिश्ता कायम करूं। तो उसका वो भी इंतजार नहीं करता, उससे ये उम्मीद होती है कि नहीं नहीं वो पहली रात को ही अपने आप को मर्द साबित करे। तो लेकिन उसको तो उस समाज ने और मजहब ने एक चीज का एक लाइसेंस दिया है ना कि वो इस काम के लिए सारे के लिए उसको इजाजत दी है। ये भी तो एक इसका हाँ, तो क्या इसीलिए तो मजहब पे बात हो, मजहब पे सिर्फ एक चीज पे बात होनी जरूरी नहीं है, मजहब पे बहुत सारी चीजों पे बातचीत होनी जरूरी है। माँ बाप को भी जो ये हक दिया गया है कि वो शादी तय कर सके, और उस शादी से इनकार करना जो है वो कम से कम मुसलमान समाज में, हिंदुस्तान के बारे में मैं कह सकती हूँ कि लड़की के लिए बहुत ही गलत माना जाता है कि वो इनकार कर रही है। माँ बाप कोई तुम्हारा बुरा थोड़ी चाह रहे हैं, कोई तुम्हारे लिए गलत थोड़ी फैसला करेंगे। लेकिन अगर ऐसा ही है तो उसको थोड़ा-सा जान लेने दीजिए, उसको एक-दूसरे को पहचान लेने दीजिए। हो सकता है कि वो फिर राज़ी हो जाए, हो सकता है उसको ना अच्छा लगे। अगर उसको नहीं अच्छा लगता तो उसकी राय, उसकी ज़िंदगी के बारे में आप क्यों नहीं मानना चाहते? ये तो लेकिन एक तरह लेकिन का लेकिन इसके लिए डिक्टेटरशिप है। लेकिन इसके लिए शादी के बाद उनको आपस में अंडरस्टैंडिंग के लिए महीना 2 महीने देना ज़रूरी है, या शादी से पहले ही वो क्यों ना एक-दूसरे से अंडरस्टैंडिंग पैदा करें? हाँ, बिल्कुल, मेरे ख़्याल से तो शादी से पहले उनको ये वक़्त दिया जाना चाहिए और उन लोगों को बिल्कुल एक-दूसरे को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। कुछ मौलवियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुताव वही है। एक तरह से उनको वक़्त देना है कि वो एक-दूसरे को जान लेंगे, और उसके बाद फिर अगर उनको एक-दूसरे को पसंद करते हैं तो निकाह हो जाएगा, और अगर निकाह नहीं करना चाहेंगे तो मुताह के बाद अपने आप ही अलग हो गए, कोई तलाक देने की मुसीबत नहीं, कोई नहीं मुसीबत। लेकिन उसको हम जो ज़मीन पे हो रहा है उससे ताल्लुक़ है हमारा। ज़मीन पे उसको इसलिए नहीं इस्तेमाल किया जा रहा। इस्तेमाल उसको इसलिए किया जा रहा है ताकि मर्द अपनी हवस पूरी कर सके, वो 1.5-2 महीना जितने दिन के लिए भी चाहता है। ज़्यादातर पीरियड मुझे बताया जो मौलवियों ने वो ये कि 100 दिन का होता है, तो उस दिन में अच्छा अ, उसके बाद उस औरत के लिए, उस लड़की के लिए कोई और रास्ता भी खुला नहीं रहता। एक बार अगर उसका मुताह हो गया तो फिर उससे दोबारा मर्द जो है वो समझते हैं कि ये तो फिर अवेलेबल है।
इससे फिर हम निकाह क्यों करें? जिंदगी भर की जिम्मेदारी हम क्यों ले? जिंदगी भर का रिश्ता क्यों कायम करें? हम इससे फिर मुता कर लेते हैं। एक और भी आते हैं, वो भी मुता करना चाहते हैं। तो फिर जो लड़की है वो उसी में बंध गई, यानी कि वो प्रोस्टिट्यूशन ही तो हुआ कि एक बार अगर लड़की बेचारी कोठे पे पहुंच गई तो फिर वो वहां से निकल नहीं सकती। तो वही वाली बात हुई। तो इस सारे मसले का जो है वो हम इसके आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं कि इस सारे सिलसिले का आपके ख्याल में एक औरत की मुआशी आज़ादी हल है या कोई समाजी तौर पे भी लिबरेटेड एक सोसाइटी का क्याम है, उसके अंदर कोई जमहूरियत होनी चाहिए, उसके अंदर औरत की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, क्या-क्या किया जाए, कौन से इकदाम किए जाएँ कि औरत को एहसास हो कि वो एक बराबरी की शहरी है और इस मुल्क के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर जहाँ-जहाँ भी वो रह रही है, उसको वो तमाम हकूक और वो तमाम चीज़ें हासिल हैं, जो एक मर्द को हासिल हैं और उसके लिए औरत को जी। कैसी तहरीक चलानी चाहिए? बड़ा सवाल है सर। जी, रास्ता लंबा है जी हाँ। और ज़ाहिर है कि उसपे बहुत सारे मुश्किल मकाम हैं जिनसे जूझने की और जिनको समझने की ज़रूरत है। मैं मिसाल दूँगी एक, हालाँकि उस मुल्क के बारे में अब हम लोग जब भी जो बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे! अरे! उनके बारे में क्यों बात कर रहे हो? लेकिन मेरी जवानी के कई साल यूएसएसआर में गुज़रे, सोवियत यूनियन में, और वहाँ मैंने देखा, वहाँ की मुस्लिम इलाके में मैं थी, उज़्बेकिस्तान में। वहाँ मैंने देखा कि रजिस्टर करवाना शादी जो है वो पाबंदी है उस पर। वो आप रजिस्टर कराएँ, उसके बाद आप निकाह करें, आप क्रिश्चियन वेडिंग करें, आप जैसी जी चाहे शादी करें, लेकिन आपको शादी अगर करनी है तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो रजिस्टर कराने का जो ये है, तो फिर आपके ऊपर सोवियत यूनियन का जो पूरा कानून है, वो लागू होगा। निकाह आपने करवाया है इसलिए क्योंकि आप मज़हब की तरफ से एक तरह से अपने समाज को, अपने खानदान को खुश करना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से पहली ये है कि रजिस्ट्रेशन की बंदिश हर शादी पर लगाई अब भी जाए, है वहाँ पे उससे अब भी है वहाँ पे या पुराने सोवियत यूनियन की आप बात कर रहे हैं? पुराने सोवियत यूनियन में था ये, अब नहीं है। अब इसको खत्म कर दिया गया है। पिछले 2.5 साल पहले मैं गई थी उज़्बेकिस्तान पुराने दोस्तों वगैरह से मिलने, तो वहाँ उन लोगों को भी बहुत इस चीज़ का अफ़सोस है कि एक तरह से औरत के हुकूक जो मिल गए थे, वो धीरे-धीरे करके वापस लिए जा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी क्योंकि ये समझते हैं कि रजिस्टर हो जाना ज़रूरी है, वो रजिस्ट्रेशन पर भी ज़ोर देते हैं। तो पूरी तरह से नहीं खत्म हुआ है, लेकिन कानूनन ज़रूरी नहीं है, अगर आपने निकाह करवा लिया तो ठीक है। तो एक तो ये पाबंदी ज़रूर होनी चाहिए जिससे ट्रिपल तलाक खत्म होगा। दूसरी चीज़ ये कि मुताह जैसी जो चीज़ें हैं उनके लिए पूरे तौर पर उनको खत्म करना और समाजी तौर पर, कानूनी तौर पर माना जाना ज़रूरी है कि ये एक तरह से बुरी लतें हैं और इनको खत्म करना ज़रूरी है। तो जिस तरह से हम ड्रग एडिक्शन से लड़ते हैं और ड्रग की तस्करी से ड्रग्स की हम कानून बनाते हैं, उसी तरह से इनके खिलाफ भी कानून बनने की ज़रूरत है ये तो हमारी जो और हमें औरत ये की जो औरत की बहुत सारी तहरीकें मौजूद हैं, उनको ये आवाज़ खुलेआम उठानी चाहिए। जी, बिल्कुल, उनको ये आवाज़ खुलेआम उठानी चाहिए और उनको इस चीज़ पर मुस्तकिल बातचीत करते रहना चाहिए, उन औरतों के साथ जो इन मसलों से जूझ रही हैं। क्योंकि उनसे डायरेक्ट एक फीडबैक मिलेगा कि किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इस तरह की चीज़ें मिसाल के तौर पर मेरे साथ तो नहीं होंगी, क्योंकि मैं पहले ही केयर लूँगी। लेकिन किस तरह से वो हिफ़ाज़त की नहीं जाती औरत की जो मेरी तरह से एक अच्छे माहौल में मौजूद नहीं है, उससे उनसे बात करते रहना ज़रूरी है और उन्हें जानते रहना ज़रूरी है क्योंकि स्टेट टू स्टेट चीज़ें बदलती हैं। सही बात जो चीज़ें सिंध में रवायत बन गई होंगी, है। वो चीज़ें कश्मीर में नहीं हो रही होंगी। जो कश्मीर में हो गई हैं, वो पंजाब में शायद नहीं होंगी। तो हमें बातचीत मुस्तकिल जारी रखनी है कि किस तरह की ज़्यादतियाँ हो रही हैं और उन ज़्यादतियों को किस तरह से चेक किया जाए। ये बात मान लेनी चाहिए कि समाज जो है, वो हमेशा एक फ्लक्स में रहता है। इसलिए उसमें तब्दीली की बातचीत होते रहना ज़रूरी है, तब्दीली की गुंजाइश रखना ज़रूरी है, तब्दीली होना ज़रूरी है। मुआशी आज़ादी तो का अमल इसलिए दखल कहाँ तक है? मुआशी आज़ादी होनी चाहिए औरत को पूरी तरह से। औरत को मेरे ख़्याल से मुकम्मल तौर पर आज़ादी अ, इकोनॉमिक भी और सोशल भी होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं न कहीं
औरतें भी इस चीज को मान लेती हैं कि हम लोगों को इतनी आजादी की जरूरत नहीं है, हम लोग क्यों इतनी आजादी की कोशिश करें या मुकम्मल आजादी की कोशिश करें। तो उनमें भी ये एहसास दिलाना जरूरी है कि अगर आप में नहीं है तो आपकी बेटी में होना जरूरी है, आप बेटी को वो आजादी मिलनी जरूरी है, ताकि जनरेशंस शामिल हो। ये ना हो जाए कि भाई ये लोग तो बहुत मॉडर्न है तो इसलिए ये चीजें चाहती है। हमारी माएँ भी शामिल हो, हमारी बेटियां भी शामिल हो इस तहरीक में, इस जद्दोजहद में। तभी मेरे ख्याल से कुछ थोड़ी बहुत कामयाबी हो सकती है। और ये मान लेना है कि एक कामयाबी, दो कामयाबियों जी, नूरज़ीर साहिबा, बड़ी जी, अच्छी बातचीत रही आपसे। जी, जी। यकीनन ये सारी ये चीजें एक मुस्तकिल तरफ से कोशिश करते रहने सीखने की की, ये जरूरत है सारा कि अमल, समाज या ये सारा अमल एक सीखने की बात है कि अगर हमारे सरबराहान अगर उस कंजर्वेटिविज्म को, उस रुजत पसंदी को फैलाव देंगे, तो यकीनन उसके नतीजे में हमारी सोसाइटी का एक आधा हिस्सा जो है वो पीछे रह जाएगा, और हम जिन तरक्कियों के दावे कर रहे हैं वो तमाम दावे धरे के धरे रह जाएंगे। तो इसके लिए हमारी औरतों को अपने तौर पे इन तमाम हकूक के ऊपर, अपने इन तमाम आज़ादियों के ऊपर गौर करने और इसकी तहरीक का हिस्सा बनने की बेहद ज़रूरत है। क्योंकि ये सिर्फ मर्द इसको देगा नहीं, ये औरत ने लेना है। और ये जो चीज़ हुँ, औरत ने लेनी है, उसके लिए औरत को मुतहर्रिक होना, मुनज़्ज़म होना बेहद ज़रूरी है, और उसको इन तमाम शऊर के साथ, जो उसके हकूक के लिए अटैच हैं, उसको अपने हकूक को देखना है, और उसके लिए उसको मर्द ने जो अकीदे की दीवारें उसके गिर्द खड़ी की हैं, उसको उनसे बाहर निकल के सोचने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो आज नूरज़हीर साहिबा ने भी बयान की, और यही मकसद इस सारे प्रोग्राम का भी था कि आपको उन तमाम चीज़ों से, जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर, इंडिया हो या पाकिस्तान हो या दुनिया भर की खवातीन हो, हर जगह पे इनको एक लेवल के ऊपर एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो कंजर्वेटिव मर्द हैं, उनको इन चीज़ों के फैलाव का ना मौका मिले, ना उसका वक़्त आए। तो इसके साथ ही हम आज की अपनी बातचीत को इसको इख्तिताम तक पहुँचाते हैं। तो नूरज़हीर साहिबा, आपका बेहद थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला, और बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।